कल हम लोग छल पर बात कर रहे थे और छल की डेफिनेशन में दो भाग दिखाई दिए थे। एक भाग संपत्ति के परिधान से संबंधित था और दूसरा भाग किसी काम के कराए जाने से संबंधित था, जिस काम को कार्य का कर्ता कभी नहीं करेगा अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति पता हो, मीनिंग देयर बाय उसे प्रवंचित न किया गया हो। और वो काम स्वयं में कैसा है, उसकी गुणवत्ता क्या है कि वो कर्ता को या तो शारीरिक या मानसिक या संपत्ति संबंधी या ख्याति संबंधी कोई अपहानि ये कार्य कर रहा है और कर्ता से उस कृत्य को कराया कैसे गया है, प्रवंचनापूर्ण उपायों से। वो प्रवंचना बेईमानी से या कपट से उसे दी गई थी या बेईमानी या कपट से नहीं दी गई थी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कहा कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये कहा नहीं आवश्यक नहीं, बल्कि जो लेटर पार्ट है छल का, उसमें बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं है। तो जो बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण उद्देश्य से प्रवंचना देकर कार्य के कर्ता से ऐसा कार्य कराया गया है जो वो कभी नहीं करेगा, या उससे ऐसा लोप करा लिया गया है जो वो कभी नहीं करेगा अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति पता हो। उस कार्य या लोप के करने के कारण कार्य के कर्ता को शारीरिक, संपत्ति, मानसिक या ख्याति संबंधी अपहानि ये कारित हो रही है। या आपने बेईमानी या कपट के बिना या बेईमानी या कपट के साथ प्रवंचना की है, बस ये जरूरी है। लेटर पार्ट में प्रवंचना का किया जाना ये आवश्यक है। प्रवंचना का बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण होना ये जरूरी नहीं है। हो तो और अच्छा, न हो तो भी ठीक, बस आपने काम किया। ठीक है, आपने काम किया, मीनिंग देयर बाय कौन सा काम किया, प्रवंचना करने का काम किया है, आपने प्रवंचित किया है व्यक्ति को। और प्रवंचित काहे के लिए, कि साक्ष्य है, आपने प्रवंचित किया, वो प्रवंचित हो गया ऐसा नहीं है। और प्रवंचना क्या है ये हमने कल कहा कि जो बात सत्य नहीं है, आप जानते हैं सत्य नहीं है, और उसके बाद भी उस पर उसका विश्वास, ये अपने बातों के द्वारा आप कारित करवा रहे हो जो तथ्य अस्तित्व में नहीं है, आपकी जानकारी के मुताबिक अस्तित्व में नहीं। ठीक है, उसके अस्तित्व में होने पर आप विश्वास करवा रहे हो, यह प्रवंचना है। जो तथ्य अस्तित्व में है, आप उसके बारे में उसे किसी प्रकार का भुलावा दे रहे हो। वो भुलावा ये भी हो सकता है कि तथ्य ए नहीं बल्कि बी अस्तित्व में है, जबकि तथ्य ए अस्तित्व में है। ठीक है, आप तथ्य के अस्तित्व में होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, बल्कि तथ्य की श्रेणी पर आप भुलावा दे रहे हो। है ए, बता रहे हो बी। ठीक है, तथ्य अस्तित्व में है ये आप भी स्वीकार रहे हैं, लेकिन जो तथ्य अस्तित्व में है उस तथ्य को अस्तित्व में होना आप नहीं कह रहे हो। यह व्यक्ति को स्वयं इस प्रकार से मार्गदर्शित कर रहे हो कि वो अपने ही कृत्यों से कोई भूल कर दे। तो इन तीनों कामों में से कुछ भी ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स को आपके द्वारा किए गए कथनों पर लागू किया जाएगा और फिर यह जाना जाएगा कि क्या आपने प्रवंचना की। और अगर आपने प्रवंचना की है और उसके माध्यम से किसी व्यक्ति से साक्ष्य कोई कार्य करा लिया है और उस कार्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसके कारण से उसे शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि हो रही है। ठीक है, और तथ्यों की सही स्थिति पता होती तो वो कभी उस कार्य को नहीं करता। हो सकता है, कई बार होता है कि हमें शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि कारित होगी, फिर भी
हम किसी काम को करते हैं क्योंकि जिसके प्रति हम उस काम को कर रहे हैं उससे हमारा नैसर्गिक लगाव है। हमें मालूम है कि अगर हमने ये किया तो हमें शारीरिक, सांपत्तिक, ख्याति संबंधी, ठीक है, इनमें से यह मानसिक कोई हानिकारित होगी, यह हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा नैसर्गिक लगाव है व्यक्ति से, या अन्य कोई कारण है इसलिए हम उसके प्रति वो काम कर देंगे। लेकिन ये मेरी मर्जी है, ठीक है, आप हमें प्रवंचित करके, ठीक है, हमें झूठे विश्वास दिलाकर, ठीक है, इसीलिए शर्त लगी हुई है कि आपने क्या किए, न सिर्फ प्रवंचना की बल्कि कार्य के कर्ता से ऐसा कार्य या लोप करवाया है जिसे वो कभी नहीं करेगा, ये शर्त लगी हुई है। अगर आपने ऐसा ही कार्य या लोप करवाया है जो वो करता ही, तब तो कोई शिकायत वाली बात ही नहीं, वो शिकायत ही क्यों करेगा, ठीक है। फिर शिकायत की क्या स्थिति है? भाई आपने प्रवंचना करके, झूठ बोलकर किसी से कुछ करवा लिया, उसे शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी अपहानि ये भी हो गई, लेकिन वो शिकायत ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर तथ्यों की सही स्थिति भी पता होती तो भी वो वही करता, ठीक है। तो इसलिए शिकायत की कोई बात ही नहीं बची, कानून को कोई लेना ही देना नहीं। कानून को तो लेना देना तब खड़ा होगा जबकि आपने व्यक्ति को प्रवंचित किया है, ठीक है, और उससे साशय उस कार्य को करवा लिया या उस लोक को करवा लिया जिसे वो कभी नहीं करेगा। ये शब्द है छल की परिभाषा का जो पश्चातवर्ती भाग है, उसमें शब्द लिखे हैं कि वो कभी नहीं करेगा। यदि उसे तथ्यों की सही स्थिति का ज्ञान हो तो कभी नहीं करेगा, और उस काम से उसे शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि या तो हुई है या होना संभावित थी। इन दोनों में से कोई भी बात है, या तो एक्चुअली हो गई और या संभावित थी कि हो जाती, उसका भाग्य नहीं हुई, ठीक है, तो भी आप छल के दोषी हैं, ये माना जाएगा। और यहां प्रवंचना, बेईमानी या कपट से करना जरूरी नहीं है। और छल की परिभाषा का जो पूर्ववर्ती भाग था वो संपत्ति के परिधान से संबंधित था, और वहां क्या था, आप प्रवंचना करते हैं और प्रवंचना करके बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय से किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं कि वो किसी संपत्ति का परिधान किसी व्यक्ति को कर दे, किसी संपत्ति का परिधान किसी व्यक्ति को कर दे, या इस बात के लिए सम्मति व्यक्त कर दे कि कोई संपत्ति कोई रखे रहे, इस बात के लिए सम्मति दे दे, तो भी आप छल कर रहे हैं। और यहां क्या हो रहा है, प्रवंचना कर रहे हैं, कहते बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय से, और इसके माध्यम से उस व्यक्ति को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि वो संपत्ति, अब सवाल है संपत्ति, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो छल के अपराध में, ये छल के अपराध के लिए उसे भी संपत्ति मान लिया जाएगा जो पूरी दुनिया की नजर में संपत्ति नहीं है, पूरी दुनिया की नजर में संपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रवंचित कर रहा है उसके लिए संपत्ति है, पूरी दुनिया के लिए संपत्ति नहीं है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आर्म्स लाइसेंस, ठीक है, ये पूरी दुनिया के लिए संपत्ति नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हमें मिल जाए तो मेरे लिए संपत्ति है, अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए तो संपत्ति है। क्यों? उसके आधार पर हम,
ठीक है, मोटरयान की ड्राइविंग करने के योग्य हो जाएंगे। उसके आधार पर हम शस्त्र धारण करने के अधिकारी हो जाएंगे। और हमने इन लाइसेंसों को जारी करने वाले प्राधिकारी को छल करके यानी प्रवंचित करके बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण ढंग से उत्प्रेरित किया कि वो लाइसेंस मेरे पक्ष में जारी कर दें। ठीक है ना, हमने उन्हें बेईमानी से उत्प्रेरित किया। तो लाइसेंस उनके लिए भी, मेरे नाम का लाइसेंस उनके लिए भी संपत्ति नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए संपत्ति है। इसलिए यहां संपत्ति की डेफिनेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाएगी। यानी संपत्ति ऐसी भी हो सकती है जो उसके लिए भी संपत्ति हो जो प्रवंचित कर रहा है, और उसके लिए भी संपत्ति हो जो प्रवंचित किया जा रहा है। ठीक है ना, दोनों के लिए वो संपत्ति हो, ऐसी भी हो सकती है। और संपत्ति यहां ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ उसके लिए संपत्ति हो जिसे प्रवंचित, ठीक है, सॉरी, सिर्फ उसी के लिए संपत्ति हो जो प्रवंचित कर रहा है, जिसे प्रवंचित किया जा रहा। इनफैक्ट वो उसके लिए भी संपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रवंचित कर रहे हैं, ठीक है, बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय से। तो जो आपकी नजर में संपत्ति है, यदि वो आप हासिल कर रहे हो प्रवंचना के उपायों से, तो आपने छल का अपराध करके संपत्ति का परिधान प्राप्त किया है, यही कहा जाएगा। यानी यहां संपत्ति का डिस्क्रिप्शन, यहां संपत्ति का जो विवरण है और संपत्ति का जो वर्णन है, वो माननीय न्यायालय के अर्थान्वयन के मुताबिक बड़ा विस्तृत हो गया है। ठीक है ना, उसके अंतर्गत हर प्रकार की संपत्ति तो आ ही गई, साथ ही साथ वे चीजें या वे संपत्तियां भी आ गई जो प्रवंचित करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से संपत्ति है, शेष समाज की दृष्टि से संपत्ति नहीं भी है, वो भी आ गई है। यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द एडमिशन, ठीक है, इन ए क्लास ऑफ LLB आफ्टर दैट, ठीक है, यू हैव मेड सम रिप्रेजेंटेशन, सम, ठीक है, आपने प्रिंसिपल के सामने कुछ कहा और उसे इस भांति प्रवंचित किया कि उसने इस बात के प्रति सम्मति व्यक्त कर दी कि आपके पक्ष में प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए एग्जामिनेशन का। तो प्रवेश पत्र अन्य किसी के लिए संपत्ति नहीं है, आपके लिए है। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द हॉल टिकट बिकॉज यू हैव नॉट डिपॉजिटेड योर फीस। ठीक है ना, आपने फीस जमा नहीं की थी या अन्य किसी नियम का उल्लंघन किया था और आपने प्रवंचना की कि हमने यानी तथ्यों के संबंध में भुलावा दिया, या जो तथ्य जिस प्रकार से अस्तित्व में था उस प्रकार से वो अस्तित्व में नहीं है, इस प्रकार का विश्वास आपने कारित किया। और इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार से प्रवंचित किया गया था बेईमानी से या कपटपूर्वक उत्प्रेरित कर दिया कि वो आपकी नजर में जो संपत्ति है वो आपको परिदत्त कर दे। ठीक है ना, ये आपने उत्प्रेरित कर दिया। या किसी के पास कोई संपत्ति थी और अगर आप प्रवंचित इस प्रकार से न करते तो उस व्यक्ति के पास वो संपत्ति बनी रहे, इसके संबंध में प्रवंचित किया गया व्यक्ति सम्मति देता ही नहीं। लेकिन आपने प्रवंचना की है और बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे उत्प्रेरित किया कि वो ये सम्मति दे दे कि वो संपत्ति उसी के पास बनी रहे, तो भी आपने छल ही किया है। ठीक है, तो छल की परिभाषा के दो भाग
ये दिखाई दिए थे। अब कचहरी जाएंगे तो अक्सर वहां वकील लोग कहते हैं, मिल जाएंगे कि साहब इसमें कोई संपत्ति तो दी ही नहीं गई, इसलिए साहब छल नहीं बनता। ठीक है, जबकि छल की डेफिनेशन के दो भाग हैं। संपत्ति का परिधान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, छल की परिभाषा का दूसरा भाग ऐसी स्थिति की कल्पना करता है जहां सिर्फ ऐसे कार्य का किया जाना पर्याप्त है जो कार्य के कर्ता को क्या करेगा, शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अफहानि कारित करेगा। बस इतना ही पर्याप्त है। इवन वहां तो बेईमानी और कपट से काम किए जाने की जरूरत यह भी नहीं रखी गई। अब छल और संविदा भंग, इसमें कहां फर्क है? अक्सर करके आप कचहरी में यह भी सुनेंगे, जो छल का मामला होगा तो वकील लोग कहेंगे कि साहब ये तो सिविल नेचर है। ठीक है, तो छल का प्रत्येक मामला सिविल नेचर का नहीं होता। ठीक है ना, है क्या कि छल की डेफिनेशन की जो लेटर पार्ट है, वो पार्ट क्या करा कि आप प्रवंचना करके किसी को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि वो कर दे जो वो कभी नहीं करेगा, यदि उसे तथ्यों की सही स्थिति पता हो और उसे करने के कारण, ठीक है, उसे शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी और सांपत्तिक अफहानि ये भी हो रही, तो ऐसा अक्सर संविदा में होता है। उसने कहा कि यदि आप व्यक्ति को प्रवंचित कर रहे हैं, ठीक है, उसने ये कहा, और प्रवंचित करके आप उसे उत्प्रेरित कर रहे हैं कुछ भी करने को जिसे वो कभी नहीं करेगा, यदि उसे तथ्यों की सही स्थिति जानकारी हो और उस कार्य के करने के कारण उसे क्या हो रहा है, शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी और सांपत्तिक अफहानि। तो कुछ भी करने के लिए आप उत्प्रेरित कर रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप संविदा करने के लिए उसे उत्प्रेरित कर रहे हो तो भी तो कुछ भी करने को उत्प्रेरित कर रहे हो। इस शब्दावली के अंतर्गत संविदा करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना यह भी तो आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि संविदा करने का जो करते हैं वो इस शब्दावली की परिधि से बाहर चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं, वो भी तो इस शब्दावली में आ जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी को संविदा करने के लिए भी उत्प्रेरित किया और बाद में, ठीक है, आपने उस संविदा का पालन किया, ठीक है, या आप जानते थे कि संविदा का तो अपालन होगा ही होगा, या इस संविदा का पालन संभव ही नहीं, आप ये बात जानते थे, ठीक है, तो उसे शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अफहानि इनमें से एक चीज तो होनी होनी थी। ठीक है, ये तो होना ही होना था। ऐसी दशाओं में आपने उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करके ऐसे कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित किया है, ठीक है, जिसे करने से उसे इस प्रकार की हानि हो रही, ये क्यों नहीं कहा जाएगा? ये तो कहा ही जाएगा, ठीक है ना, ये तो कहा ही जाएगा। लेकिन ये कब कहा जाएगा? जबकि आपने प्रवंचना की हो, ठीक है, तभी तो कहा जाएगा। क्योंकि क्या लिखता है वो कि आपने साक्ष्य प्रवंचित किया है, क्योंकि प्रवंचना की तो बात शुरुआत में करता है और फिर कहता है या साक्ष्य किसी कार्य का किया जाना, ठीक है, उत्प्रेरित करता है, ठीक है। यही तो आप देखें, कहता जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, फिर कामा ले लिया, ठीक है, और फिर जिसे इस प्रकार से ये सब अपना कहते रहे वो,
और फिर उसने कहा यह साक्ष्य उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया उत्प्रेरित करता है। यानी जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, यहां पर जो कामा लगा हुआ है, ये कामा से पहले जो शब्द लिखे हैं वो यहां या शब्द से पहले भी पढ़ लिए जाएंगे, ठीक है ना, बेयर पढ़ने की जो रीति नीति है उसके मुताबिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप प्रवंचित करके साक्ष्य किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हो और वो कार्य संबंधित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या ख्याति या सांपत्तिक अपहानि या तो कारित करेगा या उससे कारित होनी संभाव्य है, तो आप छल के दोषी हो। तो अगर आपने किसी को संविदा करने के लिए उत्प्रेरित किया, ठीक है, तो दो बातें हो सकती। एक, हमने प्रवंचना से उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित किया। अब स्थिति यह है कि प्रवंचना से जिस संविदा को करने के लिए हमने उसे उत्प्रेरित किया, उसके साथ भी दो स्थितियां हो सकती हैं। हमने प्रवंचना से जरूर उसे उत्प्रेरित किया उस संविदा को करने से, लेकिन वो संविदा किए जाने के दिनांक पर इस व्यक्ति के लिए हानिकर होगी, इसे जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। हम ये मानते थे कि वो लाभदायक रहेगी, उसके लिए नुकसान हो गया। तो ये प्रवंचना जरूर है, लेकिन सद्भाव पूर्वक की गई, सद्भाव पूर्वक की गई, लेकिन नुकसान हुआ है, नुकसान तो हुआ है, ठीक है। जब नुकसान हुआ है तो ये यहां पर मामला सिविल नेचर बना, ठीक है ना। आपको मिथ्या विपदेशन नहीं करना चाहिए था, आपने किया, ठीक है, सजा नहीं मिलेगी क्योंकि आपका सद्भाव था, आप ये मानते थे कि भाई इससे लाभ होगा, नुकसान हो गया, ठीक है। तो दोष तो है आपका, लेकिन इतना नहीं है कि आपको दंड दिया जाए, ठीक है ना। तो जो अनुतोष प्राप्त होगा वो सिविल प्राप्त होगा, दीवानी प्राप्त होगा और प्रतिकर की धनराशि आप वसूलें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने प्रवंचना भी की और आप ये भी जानते थे कि अगर हम इसे तथ्यों की सही स्थिति बता दें कभी नहीं करेगा, आपने साक्ष्य उसे उत्प्रेरित भी किया संविदा करने के लिए और वो उत्प्रेरित हुआ भी, और वो काम के करने के कारण आप उसी दिन जानते थे कि इसे शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक हानि या तो होगी ही, गारंटी हो ही जाएगी, और या होनी संभाव्य है, खतरा है, आशंका है, जोखिम है कि हो सकता है। तो फिर आपको प्रवंचना नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यहां फिर डबल स्थिति आ रही है। एक तो आप प्रवंचना कर रहे हो और प्रवंचना भी ऐसी कर रहे हो कि अगर तथ्यों की सही स्थिति का पता चल जाए तो वो कभी नहीं करेगा, ठीक है, उस काम को। और दूसरी, आपकी मनोदशा भी ऐसी है कि आपको भी मालूम है कि इस काम के किए जाने के परिणाम स्वरूप या तो इसे हानि होगी या होना संभाव्य है, तब तो नहीं करना चाहिए था। और फिर आपने किया, नाउ यू आर एलिजिबल, ठीक है, अब आप दंड के पात्र हैं, ठीक है ना। तो किसी काम को करने के लिए उत्प्रेरित करता है, इसमें संविदा करना भी शामिल है, ठीक है ना। अब जब संविदा करवाई गई तो ये दांडिक परिणाम उत्पन्न करे, इसके लिए जरूरी क्या है, छल का लेटर पार्ट जो परिभाषा का है वो संतुष्ट हो, और छल की परिभाषा का जो लेटर पार्ट है वो क्या कहता है, प्रवंचित करके संविदा कराई गई हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्षण बात चल रही थी संविदा के लिए, उसी क्षण इस व्यक्ति को जो प्रवंचित कर रहा था, इस तथ्य का ज्ञान था कि यह संविदा संबंधित व्यक्ति के लिए नुकसानदेह या तो है और या हो सकती है। इस तथ्य का ज्ञान इसे संविदा किए जाने के क्षण पर ही था, ठीक है ना।
अगर ये ज्ञान इसे संविदा करने के क्षण पर ही था, तभी यह कहा जा सकता है कि इसने साक्ष्य प्रवंचित किया है, ठीक है, और साक्ष्य प्रवंचना करके इसे उत्प्रेरित किया है कि ये वो काम कर दे, ठीक है, जिसे ये कभी नहीं करेगा, और उस काम के किए जाने के कारण इसे नुकसान होना संभाव्यता या नुकसान होगा, ये बात ये जानता था, ठीक है ना। तो छल और संविदा भंग, ठीक है, इसके बीच अंतर उन दशाओं में जबकि संविदा भंग के माध्यम से छल किया गया हो, ठीक है ना, क्योंकि छल सिर्फ संविदा भंग के माध्यम से तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि छल के दो तरीके बताए, एक में तो संपत्ति का परिधान है और दूसरे में किसी भी काम का करना है, किसी भी काम का करना है, ठीक है ना। आप बस बेईमानी से उत्प्रेरित करो, संबंधित व्यक्ति को बेईमानी से आप उत्प्रेरित भर कर दो, ठीक है, बेईमानी से उत्प्रेरित कर दो, ये गलत कह रहे हैं हम, ठीक है, आप सिर्फ उस व्यक्ति को उत्प्रेरित भर कर दो प्रवंचना के माध्यम से, ठीक है, प्रवंचना के माध्यम से, और कोई काम उससे करवा लो, कोई भी काम, और वो काम ऐसा होना चाहिए कि वो कभी नहीं करेगा अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति पता हो और काम का परिणाम उसके लिए हानिकर है, बस इतनी सी बात है। लेकिन किसी काम में संविदा करवाना भी तो शामिल है, लेकिन सिर्फ संविदा करवाना ये शामिल है ऐसा भी नहीं कह सकते। किसी काम का मतलब किसी काम होता है, ठीक है। तो अगर आपने संविदा करवा ली और यह साबित हुआ कि जिस क्षण आप संविदा कर रहे थे उसी क्षण आप तथ्यों की सही स्थिति जानते थे, जैसे आपने क्या किया कि एक आप दुकानदार हैं, आपके पास एक ग्राहक आया है, वो 2 किलो या 1 किलो एक चीज चाहता है, आप खूब जानते हैं इसका वजन 800 ग्राम है, और आपने उसे 1 किलो बताकर दे दिया, ठीक है। वो इस विक्रय की संविदा में कभी नहीं पड़ेगा अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति का पता लग जाए, और जिस क्षण आप ये प्रवंचना कर रहे हैं उसी क्षण आपको पता है कि इसे 200 ग्राम का नुकसान तो होना ही होना है। हालांकि इस उदाहरण में पहला परिभाषा का जो पहला भाग है वो भी आकृष्ट हो जाएगा। तो आपसे पहले भी कहा गया कि एक ही कृत्य से, ठीक है, दो भिन्न भिन्न परिभाषाएं या एक ही परिभाषा के दो भिन्न भाग आकृष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कृत्य में जब वो आपको 1 किलो जो वस्तु है उसके दाम देगा तो संपत्ति के परिधान वाला जो भाग है वो भी आकृष्ट होगा, लेकिन जो पश्चातवर्ती भाग है वो भी आकृष्ट होगा, क्योंकि विक्रय की संविदा तो हो ही रही है, और अगर उसे पता लग जाए कि 800 ग्राम है तो वो विक्रय की संविदा में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यहां संविदा के प्रारंभ में ही प्रवंचना का आशय, ठीक है, और हानिकर संविदा में संबंधित व्यक्ति को प्रवेश कराया गया है, इसलिए यहां इस संविदा के माध्यम से छल किया गया, यानी संविदा भंग और छल, ठीक है, या यूं कहें संविदा भंग और संविदा भंग के माध्यम से छल, ठीक है। इसके भी जो फर्क आता है वो फर्क ये कि जब संविदा किए जाने के समय जो व्यक्ति संविदा करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, यानी जो प्रपोजर है, जो प्रस्तावक है, ठीक है, वही तो संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो जो प्रस्तावक है उसकी नियत बेईमानी की नहीं है, ठीक है, वो तथ्यों की सही स्थिति से अवगति नहीं है। कालांतर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो संविदा का पालन कर ही नहीं सकता। हमने आपसे अपनी जमीन बेचने की संविदा की, ठीक है,
नदी के किनारे वो जमीन स्थित थी, बाढ़ आई, बरसों से नहीं आती थी, इस बार आई और जमीन नदी में चली गई। ठीक है, हमने उस जमीन के विक्रय की संविदा की, लेकिन हम नहीं जानते। ठीक है, तो ये ठीक है कि आपको नुकसान हो गया, लेकिन यहां संविदा के माध्यम से छल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर बिल्कुल संविदा के प्रारंभ में ही सही स्थिति आपको मालूम है, जैसे आपकी किताबों में उदाहरण है कि एक सज्जन ने यह कहा कि मेरे लड़के की एयरफोर्स में नौकरी लग गई और उसकी एयरफोर्स में नौकरी तभी कंटिन्यूड रहेगी यदि हम इस स्थान पर अपने निवास की व्यवस्था करें, और आप में अपना मकान कुछ दिन के लिए किराए दे दो, उसके बाद हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, हम अपना मकान खरीद लेंगे। उसने दे दी और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसका मकान दूसरे को अपना कहकर बेच लिया। तो इनका ये पश्चातवर्ती, इनके लड़के का सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ भी नहीं, तो तथ्यों की जो स्थिति निकल कर आ रही और इनका जो पश्चातवर्ती आचरण है वो ये सिद्ध कर रहा है कि संविदा के किए जाने के समय ही इनके मन में उस ढंग की प्रवंचना करने का आशय विद्यमान था जो दांडिक तौर पर छल का अपराध कहलाता है। ठीक है, दांडिक विधि के मुताबिक छल का अपराध कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक संविदा भंग छल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी संविदा भंग छल न हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए अक्सर कचहरी में आपको कहते मिलेंगे कि साहब ये तो सिविल नेचर सूट है, इसमें छल तो हुआ ही नहीं। उनसे पूछो क्यों नहीं हुआ, बताओ, कैसे कह रहे हो, ये सिविल नेचर है, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। उन्होंने केवल सुन रखा है कि संविदा हो तो सिविल नेचर होता है। हर बार संविदा होने पर सिविल नेचर होगा जरूरी नहीं है, और हर बार संविदा होने पर क्रिमिनल नेचर हो यह भी जरूरी नहीं। ये तो देखना पड़ेगा कि जो तथ्यों की स्थिति निकल कर आ रही है वो तथ्यों की स्थिति क्या कह रही है, कि क्या छल की परिभाषा का दूसरा भाग ये आकृष्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब सवाल ये है, आपने हमें प्रवंचित किया, तो आप अपनी क्षमता भर हमें प्रवंचित करोगे। ठीक है ना, आप अपनी क्षमता से ज्यादा तो हमें प्रवंचित कर नहीं दोगे। तो आप अपनी क्षमता भर हमें प्रवंचित करोगे और हम प्रवंचित हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? हम प्रवंचित हुए ही नहीं। लेकिन तुम्हें तुम्हारी करतूतों का दंड दिलाने के प्रयोजन से हमने ये प्रदर्शित किया कि हम प्रवंचित हो गए। ठीक है, हमने आपकी करतूतों का ठीक है दंड आपको दिलाने के लिए यह प्रदर्शित किया कि हम प्रवंचित हुए, और आपकी मनमर्जी के मुताबिक काम करते रहे, ऐसे मानो हम प्रवंचित हुए। तो आपने कौन सा अपराध किया? तो आपने छल का प्रयत्न किया है। ठीक है, ये अटेम्प्ट टू चीटिंग है। ठीक है ना, क्योंकि आपने प्रवंचित किया, हम हुए कहां। ठीक है ना, तो छल का प्रयत्न तब कहा जाता है, और अक्सर आपसे जो सवाल बनाए जाते हैं वो छल के प्रश्न पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बैंक में क्या हुआ कि बैंक नोट क्या, केबीपी, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ये सब बैंक नोटों के उदाहरण हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति का आधा बैंक नोट फट गया और आधा बैंक नोट खो गया।
तो जो आधा बचा हुआ था उसको बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने देखा कि हाँ ठीक है, हमारे यहां से जारी है, ठीक है, उसका पेमेंट हो गया। और जो आधा खो गया था वो एक सज्जन को मिल गया, उन्होंने भी, ठीक है, बैंक में उसे प्रस्तुत कर दिया। बैंक ये जानता था कि हम इनका पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इन मिस्टर को इनकी करने का मजा चखाने के लिए उसने ऐसे प्रदर्शित किया कि मानो हम डिसीव हुए, ठीक है ना, हम प्रवंचित हुए, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित किया। अपराध सोचने के लिए तो दंड मिलता नहीं, अपराध करने के लिए दंड मिलता है। तो उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया कि आप आ जाइए और औपचारिकताएं पूरी कर लीजिए और फिर बैंक नोट के अंतर्गत जो पैसा है वो ले जाइए। ये मिस्टर पहुंच गए, इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। जब विचारण हुआ तो यह पाया गया कि छल के प्रश्न के दोषी हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक प्रवंचित नहीं हुआ, ठीक है ना, तो कानून सिर्फ उतने का दंड देगा जितना हुआ, जो नहीं हुआ उसका कानून दंड नहीं देता, ठीक है ना। तो छल इसे कहते हैं। अब हम लोग स्पष्टीकरण देते हैं, देखेंगे, कहता तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है, ठीक है, तथ्यों का बेईमानी से छिपाना। अब देखिए यहां पर जो बेईमानी शब्द आया है, इस शब्द की व्याख्या हमें उस संदर्भ में करनी होगी जिस संदर्भ में यह प्रयोग हुआ है, ठीक है, और यहां वो शब्द लागू होंगे कि जब तक इस संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो तब तक डेफिनिशन क्लास में दिए गए शब्दों का यह अर्थ होगा। अब दो सात में जो, यानी दो सात बीएनएस में जो बेईमानी का अर्थ बताया गया वो यहां नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कहता तथ्यों का बेईमानी से छिपाना, और वहां क्या कहता बेईमानी, सदोष विलाप सदोष हानि, ठीक है, और यहां कहता तथ्यों का बेईमानी से छिपाना। तथ्यों का बेईमानी से छिपाना कब होता है, जब हम लोग आपस में क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो कहते हैं तुम बेईमानी कर रहे हो, ठीक है, तुम एक बेईमान, तुम बोलने में ईमानदार नहीं हो, तुम इस समय ईमानदारी से बात नहीं कर रहे। कहते अच्छा तुम ईमानदारी से बात करो, ऐसे बोलते हैं। कहते तुम जरा ईमानदारी से बताओ कि क्या ऐसा है। यहां पर जब हम कह रहे हैं कि ईमानदारी से बताओ तो ये हमारे कहने का ढंग मात्र है, हम इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि तुम बेईमानी से बता रहे हो, ठीक है ना, हम कह ये रहे हैं। लेकिन ये बेईमानी वो बेईमानी नहीं है जो दो सात में परिभाषित है, ठीक है, जो दो सात में परिभाषित है वो बेईमानी यहां नहीं है। तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, ठीक है, प्रवंचना है, ठीक है ना। तथ्यों का बेईमानी से छिपाना, ठीक है, दूसरे को अभिलाप पहुंचाने के लिए या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है, तथ्यों का छिपाना, यह प्रवंचना है। यह तात्पर्य यहां नहीं है, ठीक है। यहां जो तात्पर्य है वो यह कि आप किसी प्रकार का सांपत्तिक ही नहीं, किसी प्रकार का कोई लाभ, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ ये प्राप्त अगर करते हो, कोई भी लाभ किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो आप बेईमानी से या उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि आप पहुंचा रहे हो, ठीक है ना, तो आप बेईमानी से काम कर रहे हो, ठीक है, बेईमानी से कार्य करके, ठीक है, आप कार्य कर रहे हो यह कहा जाएगा, और आप प्रवंचना कर रहे हो यह कहा जाएगा इस धारा के अर्थ के अंतर्गत। अर्थात जैसे शादी के मामलों में कई बार 420 कह रहे छल के अपराध के अंतर्गत 417, ठीक है, और कई बार 420 या 317, ठीक है, वो हाँ 318 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 इसके अंतर्गत मामले आते हैं, ठीक है, जब शादी होती है। कैसे? तथ्यों को छिपाकर,
अगर लड़के या लड़की में कोई ऐसी कमी है, लड़के या लड़की में कोई ऐसी कमी है जिसके प्रकट होने पर वो कभी उस विवाह के लिए राजी नहीं होगा, ठीक है ना, और आपने बेईमानी से तथ्यों को छिपाया है, ठीक है, आपने तथ्यों को बेईमानी से छिपाया। जब हम लोग विवाह में कपट देखते हैं, ठीक है, तो वहां जो कपट है, ठीक है, वहां अलग ढंग का कपट है, ठीक है, वहां यह कहता है कि आप जिस ढंग की विशेषताएं अपने वैवाहिक पक्षकार में चाहते थे, स्पेसिफिकली आप ये चाहते थे कि अमुक अमुक विशेषताएं हमारे विवाह के पक्षकार में होनी ही चाहिए, और वो विशेषताएं आपके वैवाहिक पक्षकार में नहीं थी, और आपको बताया गया कि वो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, और ये बताया गया कि आपको कि वो विशेषताएं हैं जबकि नहीं थी। अब कपट है, वैवाहिक कपट। आपसे यह कहा गया सामान्य तौर पर कि लड़का या लड़की बहुत अच्छी है, जबकि उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, जितनी अच्छी बताया गया। यह कपट नहीं है, ठीक है, अपनी चीज की सब प्रशंसा करते ही है, यह सामान्य मानवीय व्यवहार है, ये कपट नहीं है। हां, आप ये चाहते थे ऐसी ही होनी चाहिए, और उसके बारे में कुछ कहा गया, ठीक है, कि वो वैसा है जबकि वैसा नहीं था, ठीक है ना। अब ये दूसरी स्थिति है, वो विवाह के लिए कभी राजी ही नहीं होगा अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति पता लग जाए, ठीक है ना। मानिए लड़के की पहली शादी हो रखी है, आप कह रहे हो वो कुंवारा है, ठीक है ना। अब ये स्थिति ऐसी है कि वो लड़की वाले कभी विवाह के लिए राजी ही नहीं होंगे, ठीक है। यही स्थिति लड़की के साथ है, उसकी पहली शादी हो रखी है, आपने डाइवोर्स कराया ही नहीं है, ठीक है ना, और दूसरी शादी हो रही है, तो हम तो अननेसेसरी जेल चले जाएंगे भाई। 494 हम तो, या हम साबित करते घूमे कि हमें साहब नहीं पता था, इनने हमें ठगा, अलग अलग बात। ठगा अर्थात छल किया, यही तो हमें साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैवाहिक मामलों में क्या हुआ कि आपने तथ्यों को बेईमानी से छिपा लिया, बेईमानी से। सांपत्तिक लाभ हो रहा है या सांपत्तिक नुकसान हो रहा है, यह बात नहीं है। दहेज नहीं लिया गया, ठीक है, पंडित जी ने भी फ्री करा दी शादी, ठीक है, साहब मुख्यमंत्री ने और सामूहिक विवाह योजना में हो गई, आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, तो 420 तो अट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है, या 318 सबसेक्शन 4 तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन 318 सबसेक्शन 2 ये तो अट्रैक्ट हो रहा, वो कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां बेईमानी का अर्थ किसी भी प्रकार की हानि या किसी भी प्रकार के लाभ, ठीक है ना, या फिर और बेईमानी का और विस्तृत अर्थ लिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति कतई नहीं राजी होगा तो आपने प्रवंचना ही की है, यह माना जाएगा। यानी बेईमानी का ठीक वही अर्थ लिया जाए जो 2/7 में या आईपीसी की धारा 24 में है, वो यहां स्थिति नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पूरी लाइन को पढ़ेंगे, और पूरी लाइन को पढ़ने से यही आ रहा है कि डेफिनेशन क्लास के वे शब्द लागू होने चाहिए कि जब तक इस संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, तब तक शब्दों के यही अर्थ लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे दृष्टांत देख लें। कहता का सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साशय या से प्रवंचना करता है, और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं। इसका मतलब यह है कि विक्रय की संविदा किए जाने के समय इसका मूल्य चुकाने का कोई इरादा नहीं। ये जानता है कि इस विक्रय की संविदा में अगर इसने प्रवेश किया तो इसे नुकसान होगा, ये खूब ये जानता है, तो ये प्रवंचित कर रहा है। और प्रवंचना का जो आशय वो बिल्कुल शुरुआत में ही विद्यमान है, क्योंकि उसका मूल्य चुकाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है ना, का छल करता है।
और तो प्रवंचना का ढंग क्या अपना है? सिविल सेवा में होने का उपदेश करता है। भाई जो सिविल सेवा में उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, आदमी ये सोचता है कि भाई ये दे ही देगा, और उसने इस ढंग से राजी कर दिया। ठीक है, आगे कहता है का एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर, यानी ये एक बात और दृष्टांतों से निकल रही है कि प्रवंचना करने के लिए जरूरी नहीं है मुंह से बोला जाए। ठीक है, पहले दृष्टांत में उसने सिविल सेवा में होने का उपदेश किया, यानी मुंह से बोला। दूसरा दृष्टांत कहता है का एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर, इसका मतलब बिना मुंह से बोले केवल चिन्ह बनाकर। ठीक है, चिन्ह तो हाथ से बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब प्रवंचना बोलने के अतिरिक्त अन्य तरीकों से भी की जा सकती है, या किसी भी तरीके से की जा सकती है। ठीक है ना, प्रवंचना जैसे सिर हिला दिया, आंखों से इशारा कर दिया। ठीक है, तो कहता का एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर या से साक्ष्य प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है। जिससे होता ना, उन्होंने टाटा ने बनाई है, तो ऐसे करके टाटा के, ठीक है, उनका लोगो है। ठीक है, तो आपने कूटकृत चिन्ह बना दिया, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वह वस्तु एक प्रसिद्ध मैन्युफैक्चरर ने, प्रसिद्ध विनिर्माता ने बनाई है। और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने, उसका मूल्य चुकाने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। आदमी सोचता है कि भाई प्रसिद्ध विनिर्माता उसने बनाई है, तो उसका मूल्य आसानी से चुकाने को आप से ही कहता कोई कि साहब स्केचर के जूते हैं, ठीक है ना, मोंटी कार्लो का स्वेटर है, ठीक है ना, पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, ठीक है, तो उसके रेट ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप ज्यादा मूल्य चुकाने को राजी हो जाते हैं क्योंकि ब्रांडेड है चीजें। ठीक है, तो कहता है कि बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, का छल करता है। ठीक है, अब फिर उसने कहता है का या को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाकर, यहां भी शब्दों से छल नहीं हो रहा। ठीक है, नकली सैंपल दिखा रहा है, शब्दों से कहां छल है। ठीक है ना, का या को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाकर या से साक्ष्य प्रवंचना करके उसे विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैंपल के अनुरूप है। आपको जो पनीर दिखाया गया, पनीर का सैंपल वो बड़ा अच्छा है, और ये आपको विश्वास कराया गया कि जो आपको पनीर विक्रय किया जाएगा वो इस सैंपल के अनुरूप है, जबकि वैसा नहीं है। ठीक है ना, और तद द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, का छल करता है। ठीक है ना, अब अगर वो प्रवंचित न हो और फिर भी खरीद ले तो छल का प्रश्न है। ठीक है ना, तब छल का प्रश्न है। अच्छा, बेईमानी तो एक का किसी वस्तु का, या उसे बस खरीदने ही जा रहा हो, सही स्थिति पता लग जाए तो भी छल का प्रश्न है, तो भी छल का प्रश्न है। ठीक है, का किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहां का कोई धन जमा नहीं। ठीक है, हुंडी चेक का पुराना रूप है। आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, फिर चेक काटते हैं बैंक पर, तो आपके चेक को बैंक ऑनर करता है। ऐसे पहले लोग, उनके पैसे किसी के पास जमा है तो हुंडी उन्होंने लिख दी, तो जिस पर हुंडी लिखी गई वो उनका बैंकर है, वो उस हुंडी को ऑनर करेगा। ठीक है, अब हुंडी तो लिख दी, वहां कोई पैसे नहीं जमा है। ठीक है, का किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहां का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा का को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है। ठीक है, आशय से या की प्रवंचना करता है और तद द्वारा बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है, का छल करता है। अब इसी दृष्टांत के आधार पर, इसी दृष्टांत के आधार पर हिंदुस्तान में ये विवाद चलता है कि अगर चेक डिसऑनर हुआ है, हमने चेक लगाया और डिसऑनर हो गया, तो खाली 138 इनाई एक्ट यहां मामला बनता है, यह 420 में भी मामला बनता है। ठीक है, यह विवाद चलता है यहां इसी दृष्टांत के आधार पर। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय दोनों ओर हैं इस विषय पर।
हम इस बात से ज्यादा सहमत हैं कि 420 में भी मामला बनता है, या तो 420 में या 417 में। ठीक है, अगर आपने चेक देकर उससे बेईमानी से कोई वस्तु देने के लिए उसे उत्प्रेरित किया, ठीक है, तब तो 420 में बनता ही बनता है, या 318(4) में बनता ही बनता है। और अगर आपने ऐसा चेक देकर, ठीक है, ऐसा चेक देकर जिसके निरादर हो जाने की बात आपको चेक जारी करने के समय ही पता थी, ठीक है ना, और जो जिसे आपने चेक दिया उसने परिवार में न सिर्फ इस बात का कथन किया बल्कि यह साबित भी कर दिया कि उस चेक के अनादर के कारण उसे कोई शारीरिक सांपत्तिक ख्याति संबंधी, ठीक है, यह अपहानि हुई है या होनी संभाव्य थी, तो भी छल का जो लेटर पार्ट है यानी 318 सेक्शन 2 या 417 तब लागू हो जाता है। तो मेरा मत यही है कि सब चेक के निरादर होने की दशा में तथ्यों की स्थिति देखी जानी चाहिए, और तथ्यों की स्थिति अगर ये कह रही है कि 318(4) या 420 को आना चाहिए, या 318(2) या 417 को आना चाहिए, तो फिर उसके ना आने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इस पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय दोनों ओर हैं, ठीक है, और सही स्थिति अभी तक कानून की ऐसे ही है, घालमेल सा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, का ऐसे नगों को, नग वही व्यापारियों की जो कार्टून होते हैं उन्हें नग बोलते हैं, का ऐसे नगों को जिनको वह जानते, अच्छा ये नग वो वाले हैं, ठीक है, जो हीरे मोती वाले हैं, ठीक है, का ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरो के रूप में गिरवी रखकर या से साक्ष्य प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, का छल करता है, ठीक है, का साक्ष्य प्रवंचना करके या को यह विश्वास कराता है कि का को जो धन या उधार देगा उसे वह चुका देगा, और तद द्वारा बेईमानी से या को प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार दे दे, जबकि का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है, यह छल करता है, ठीक है। तो ये आपके देख, एक एक दृष्टांत को आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दृष्टांत आपको ऐसे ही रखे मिलेंगे। आगे फिर वो कह रहा है कि का साक्ष्य प्रवंचना करके या को विश्वास, अच्छा ये हो गया, का या से साक्ष्य प्रवंचना करके यह विश्वास दिलाता है कि का इरादा या के को नील के पौधों का एक निश्चित परिमाण परिदत्त करने का है, जिसको परिदत्त करने का उसका आशय नहीं, कोई आशय नहीं कि हम नील के पौधे उसे देंगे, शुरुआत में ही नहीं, जब कर रहे हैं संविदा तभी नहीं है, लेकिन उसे साक्ष्य विश्वास करा रहे हैं, और तद द्वारा ऐसे परिधान के विषय पर विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए या को बेईमानी से प्रेरित करता है, का छल करता है। यदि धन अभिप्राप्त करते समय नील परिदत्त करने का आशय रखता हो और उसके पश्चात अपनी संविदा भंग कर दे और वह उसे परिदत्त न करे, तो वह छल नहीं करता, किंतु संविदा भंग के लिए केवल सिविल कार्यवाही के दायित्व के अधीन है। जो बात हमने लगातार बोली वो दृष्टांत से समर्थित हो गई। हमने यही कहा कि संविदा भंग के माध्यम से जब छल के किए जाने का आरोप कोई लगाएगा तो फिर जांच इस बिंदु पर चलेगी कि संविदा किए जाने के समय पक्षकारों का आशय क्या था। अगर संविदा किए जाने के समय पक्षकारों का आशय यह था कि हम संविदा पूरी करेंगे, किंतु बाद में एक पक्षकार का आशय या तो बदल गया और उसने संविदा भंग करने का निर्णय ले लिया, और या फिर कानून की या तथ्यों की स्थिति में परिवर्तन आने के कारण संविदा का पालन असंभव हो गया, अर्थात संविदा के नैराश्य का सिद्धांत जो धारा 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्णित है, जिसमें वो राजा का उदाहरण दिया जाता है कि राजा का जुलूस देखने के लिए साहब कमरा किराए पर लिया गया और जुलूस वाले दिन राजा बीमार हो गए, मर भी सकते थे, ठीक है। तो तथ्यों की स्थिति में ऐसा परिवर्तन आ गया कि संविदा का पालन असंभव हो गया। तो ऐसी दशाओं में जबकि तथ्यों की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण
संविदा का पालन असंभव हो जाए तो संविदा के नैराश्य के सिद्धांत के मुताबिक संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है, तो अगर स्थिति यह है कि तथ्यों की स्थिति में परिवर्तन के कारण अथवा एक व्यक्ति के द्वारा अपालन किए जाने के कारण, एक पक्षकार के अपालन किए जाने के कारण संविदा भंग हुआ, तो संविदा विधि में कोई दायित्व उत्पन्न हो, लेकिन दांडिक विधि में छल के अंतर्गत कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर संविदा किए जाने के समय ही आपका आशय संविदा पूरी न करने का है, ठीक है, और आपके पश्चातवर्ती आचरण से यह सिद्ध भी हो रहा है कि संविदा के किए जाने के समय ही आपका संविदा को पूरा करने का कोई आशय नहीं था, तब फिर मामला छल का है। ठीक है, और संविदा भंग का हो तो हो, क्योंकि दोनों अनुतोष अगर उपलब्ध हैं, दीवानी भी और दांडिक भी, तो दोनों आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक उपलब्ध है तो आप एक अवेल कर सकते हैं। कानून का सिद्धांत यही है। ठीक है ना, तो भले ही संविदा भंग में भी अनुतोष उपलब्ध हो, लेकिन अगर संविदा करते समय आपका पालन करने का कोई आशय नहीं था तो छल तो है ही है। ठीक है ना, कहता का साक्ष्य प्रवंचना करके या को यह विश्वास दिलाता है कि का ने या के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया है, और तद द्वारा या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धंधे का छल करता है, क्योंकि उसने पालन नहीं किया, ये जानता है वो उसी समय जिस समय वो उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है, उस समय वो ये जानता है कि कुछ नहीं किया है और वो उसे उत्प्रेरित कर रहा है कि वो उसे धन दे। ठीक है, तो उसने छल किया है। ठीक है, का खा को एक संपदा बेचता है और हस्तांतरित करता है, बेची और हस्तांतरित की, तो बेचने में तो हस्तांतरण ही होगा। ठीक है, टीपीए की भाषा के मुताबिक का यह जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, खा को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट न करते हुए या के हाथ बेच देता है। पहले तो मालूम है कि खा इसके हाथ बेच चुके हैं। ठीक है, खूब मालूम है आपको कि खा को एक संपदा बेचता है और हस्तांतरित करता है, आप ही ने बेची खा को, और का ये जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं। आप ये जानते भी हैं कि अब मेरा कोई अधिकार इस पर नहीं बचा। खा को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट न करते हुए, ठीक है, उसे या के हाथ बेच देता है। ठीक है, या बंधक रख देता है और या से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है, का छल करता है। लेकिन किसके साथ? या के साथ, या के साथ करता है, खा के साथ नहीं। और अक्सर कचेरी में क्या होता है, खा रपट लिखा देते हैं। अक्सर कचेरी में यही दिक्कत आती है। कई बार हमसे लीगल ओपिनियन मांगी गई, हमने दी लिख के कि नहीं, कोई छल नहीं, खा के साथ कोई छल नहीं हुआ है, या के साथ छल हुआ है। खा को तो जमीन मिल ही गई, अरे भाई मेरा मकान है, तुम इसे किसी को बेच दो तो हमें क्या नुकसान हो गया? भाई हमें क्या नुकसान हुआ? मेरा मकान तो मेरा ही है, जिसे आपने बेच दिया नुकसान तो उसे है, वो रपट लिखा है, तो एफआईआर उसकी ओर से होगी, मेरी ओर से नहीं। इसलिए यहां हमेशा यह देखने की बात होती है कि छल किसके साथ हुआ। अक्सर खा लिखा देते हैं, और जैसे खा लिखाते हैं तो पुलिस तो हमारी अजीब ही होती है, कुछ पढ़ते उड़ते तो अरे जब वकील नहीं पढ़ रहे, बाउल लोग नहीं पढ़ रहे तो वही नहीं पढ़ रहे थे, इसमें क्या, वो उठा के ले आते चालान, फटाक से जमानत होती है, क्योंकि खा के साथ कोई छल नहीं हुआ। ठीक है, खा को तो संपत्ति मिली है, तुम्हें क्या नुकसान हुआ है? ठीक है ना, तुम्हारी जमीन किसी और को बेच दी गई तो वो शून्य संविदा है, जिसके साथ की गई वो है, लेकिन ये या के साथ छल है। ठीक है ना, तो बाकी दांडिक प्रोविजन रह गए, दंड की बात कल कर लेंगे और बाकी आगे देखेंगे बात।